हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 2 है, प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले इसमें एक वीडियो आई है जिसमें हमने नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे पहला मेथड स्टार्ट किया था, वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें मैंने आपको उसमें वैल्यू एडेड मेथड में स्टेप्स सिखाए कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो भी वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, बट न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करा रही हूँ, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कि कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन जो है नेशनल इनकम में एक से ज़्यादा बार कर लेते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब ही क्या होता है कि डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग ऑफ द, डबल काउंटिंग का मतलब क्या होगा, काउंटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान से सुनेंगे क्या मतलब होता है। डबल counting means counting of value of same product जो है उसकी वैल्यू फॉर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ले रही हूँ और उसका प्रोड्यूसर ले रही हूँ, ठीक है। उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं वैल्यू एडेड ले रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फार्मर की बात करती हूँ। फार्मर ने क्या करा, किसका प्रोडक्शन करा, वीट का, ठीक है। और वीट का प्रोडक्शन करके उसने उस वीट को 2000 रुपये में बेच दिया, और इसको बनाने में हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई कॉस्ट नहीं आई, तो इट मीन्स उसका वैल्यू एडिशन जो है वो 2000 रुपये ही हुआ। फिर इस फार्मर से वीट, ठीक है, ये फार्मर ने जो ये वीट था ये भेजा था मिल ऑनर को। किसको बेचा था, मिल ऑनर को, जो किसका प्रोडक्शन करता था, फ्लर का, आटा का बनाता था वो। जो ये 2000 था उसने इसका आटा बनाया और उसने इसको 2500 में सेल कर दिया, ठीक है। अब उसने खरीदा कितने में था गेहूं को, 2000 में। इट मीन्स इसने वैल्यू एडिशन कितने का किया, 500 का। अब इस आटा मिल वाले ऑनर ने क्या करा, आटे को किसको बेच दिया, एक थर्ड पर्सन, जो बेकर को। बेकर ने क्या करा, इससे ब्रेड बनाया, ठीक है, और ब्रेड को मार्केट में उसने 3600 में बेचा। क्लियर, मतलब मार्केट में अभी बताती हूँ किसको बेचा, 3600 में उसने सेल किया, और उसने खर्चा कितना किया था, 2500 का। इसने वैल्यू एडिशन किया 1100 का। अब बेकर से खरीदा कन्फेक्शनर ने, ठीक है। बेकर से किसने खरीदा, कन्फेक्शनर ने खरीदा, और कंज्यूमर को दिया। कंज्यूमर इज द अल्टीमेट यूज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और कितने में दिया, 4000, ठीक है। और अब इसने खर्चा कितना किया था, एक्सपेंडिचर 3600 का। अब इसका वैल्यू एडिशन 400, यानी कि टोटल आउटपुट जो था वो बना इतने का, जिस पर एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने निकाली 81। तो वैल्यू एडेड जो है टोटल, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड आप कहोगे, ठीक है, वो हुआ 4000। अब अगर मान लो इफ फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे थे और हम ये मान के चलें कि फार्मर के लिए वीट उसका फाइनल था, मिलर के लिए, तो मैंने क्या करा, फाइनल मानते हुए 2000 भी ले लिया। आटा वाले के लिए आटा फाइनल था तो मैंने 2500 भी ले लिया। ब्रेड वाले के लिए ब्रेड फाइनल था तो मैंने 36 भी ले लिया। इसी तरह से मैंने कन्फेक्शनर का 4000 ले लिया। यानी कि मैंने क्या माना कि मेरा जो ये 2100 है ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है बेटा, ये सेल है। इसके अंदर वीट की कैलकुलेशन कितनी बार हुई है बता सकते हो, 4 टाइम्स इसमें वीट की कैलकुलेशन हो गई है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ वीट बनी, यहाँ भी वीट है, इसमें भी वीट इंक्लूड है, इसमें भी वीट इंक्लूड है। तो वीट की कैलकुलेशन कितनी बार हो रही है इसमें, 4 टाइम्स। और आटे की कैलकुलेशन, ठीक है, 4 टाइम्स किसकी कैलकुलेशन हो रही है, वीट की।
3 टाइम्स किसकी कैलकुलेशन हो रही है इसमें, आटे की, एंड 2 टाइम्स किसकी कैलकुलेशन हो रही है इसमें, ब्रेड की। वेयर एज द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जबकि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ 4000 है, ये आप देख सकते हो। वेयर एज फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ₹4000 ओनली, दैट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड की वैल्यू है। क्लियर है मेरी बात? तो हमको क्या करना है, इस डबल काउंटिंग से अपने आप को बचाने के लिए, कि हम डबल काउंटिंग ना करें, किसी चीज का बार बार वैल्यूएशन ना करें नेशनल इनकम में, हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं फाइनल आउटपुट मेथड, एक हम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। बच्चों आपको ये टेबल में ही दिख रहा है, या तो मैं डायरेक्ट इस फाइनल वैल्यू को नेशनल इनकम में डालूं तो ऑटोमेटिकली व्हीट, फ्लोर, ब्रेड सब इंक्लूड हो गया, या फिर मैं हर किसी स्टेज का वैल्यू एडिशन ले लूं तो भी यही बात है। अगर मैं ये लेती हूं तो इट मीन्स मैं फाइनल आउटपुट मेथड का यूज कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउट यानी कि जो भी मैंने फाइनली लास्ट कंज्यूमर को जिसको भी दिया, जिसके बाद आगे उसका रीसेल नहीं होगा, वो वैल्यू जो मेरी थी मैं या तो वो लूं या मैं हर बारी का वैल्यू एडिशन लूं सिर्फ। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमको इन दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करना होता है। तभी मैंने वैल्यू एडेड मेथड आपको जो कराया उसके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि हमने किसी भी चीज की कैलकुलेशन एक बारी करनी है, एक से ज्यादा बारी नहीं करनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो न्यूमेरिकल के साथ आपको आना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि बोर्ड में आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से भी कि व्हाट इज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ कैन इट अवॉइड, आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो बचने के टाइम पर आपने ये दोनों मेथड्स के बारे में बताना है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, कि हम इन 2 तरीकों से बच सकते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर देना आप फिर एग्जाम्पल के साथ। तो ये बताने के बाद अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये मेथड जो है आपको और अच्छे से क्लियर होगा कैसे करना है। सबसे एक एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहला, कि हमें एक इकोनॉमी में जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बेसिस से बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए। मुझे सिर्फ बी का वैल्यू एडिशन निकालना। मुझे गिवन क्या है, ठीक है, मेरे पास गिवन क्या क्या है। मुझे बोला गया है फॉर्म ए सोल्ड टू बी, ए सोल्ड टू बी, ए ने बी को बेचा है गुड्स फॉर ₹80 करोड़, पहली लाइन। फिर मुझे बोला जाता है कि और टू सी, यानी कि ए सोल्ड टू सी फॉर ₹50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़। और हाउस होल्ड को, ठीक है, और हाउस होल्ड को सेल करा जाता है 30 करोड़ का। और बोला जाता है एंड गुड्स ऑफ वैल्यू ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। 10 करोड़ की जो वैल्यू की गुड्स हैं रिमेन अनसोल्ड, ये अनसोल्ड रह जाती है, ठीक है। और फिर हमें कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो बी है, फॉर्म बी सोल्ड टू सी, बी जो है बी सोल्ड टू सी, बी क्या करता है, सी को बेच रहा है गुड्स को ₹70 करोड़ में। फिर हमें बोला जाता है बी सोल्ड टू फॉर्म, बी फॉर्म को सेल कर रही है 40 करोड़ में। बी जो है वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है कितने में, 30 करोड़ में। और जो बी है वो गवर्नमेंट को भी सेल कर रही है कितने में, 5 करोड़। मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे बोला जाता है कि वैल्यू एडेड निकालो। और आपको पता है वैल्यू एडेड निकालने का क्या फार्मूला होता है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट मीन्स सेल, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो आपका फार्मूला है।
तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं बी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी। मैं बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रही हूँ। बी ने क्या क्या बेचा, देखो बी ने सी को दिया, सेल टू सी कितने का, 70 का, सेल टू फर्म 40 का, सेल एक्सपोर्ट किया 30 का। देखो इंडिविजुअली दिया है सबका, कोई टोटल सेल नहीं दी। वो फर्म को भी दे रहे हैं, वो सी को भी बेच रही है, वो फर्म को भी बेच रहा है बी, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, वो गवर्नमेंट को भी बेच रहा है, यानी कि ये 5। यानी कि टोटल सेल जो बी ने करी दैट इज 145 करोड़। अब बी ने जब बेचा है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीदा भी तो होगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ लिखा था ए सोल्ड टू बी, ए ने बी को बेचा है तो बी इट मीन्स क्या कर रहा है, परचेज। ठीक है, तो ये बी का क्या हो गया, इंटरमीडिएट। तो मैं वैल्यू एडेड कैसे निकालूंगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय बी माइनस इंटरमीडिएट जो उसने ए से खरीदा था, इनको माइनस करूंगी तो बी का वैल्यू एडेड आ जाएगा 65 करोड़। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया है, हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड। हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मुझे गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, नंबर 1 मुझे दिया जाता है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन, जिसका लाइफ स्पैन भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है ऑफ 10 ईयर्स। यानी कि ये मशीनरी वगैरह हो गई जो प्रोड्यूसर की है, और ये हमें दिया है 10 और फिगर है आपकी लाख में। क्लियर। दूसरा मुझे दिया है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है वो गुड जो एक बार यूज करने के बाद खत्म, दोबारा उसको एज इट इज वापस नहीं आप बना सकते। इट मीन्स ये रॉ मटेरियल है। ठीक है। थर्ड आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स। सेल्स गिवन है 20 लाख। फोर्थ मुझे गिवन है अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी मैंने प्रोडक्शन करा उसमें अनसोल्ड यानी चेंज इन स्टॉक गिवन है मुझे 2 लाख। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, मुझे प्रोडक्शन पर टैक्सेस गिवन है। आपको पता है प्रोडक्शन पर इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 1 मुझे क्वेश्चन में बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है एट मार्केट प्राइस। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम मार्केट प्राइस का जीडीपी पहले निकालते हैं। वो पहले जीडीपी से पहले मैंने क्या निकाला, आउटपुट। आउटपुट यहाँ पर कैसे निकलेगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 20। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन था, 2। तो मेरा कितना आ गया ये 22 लाख। आप स्टेप वाइज चलेंगे, बोर्ड में नंबर भी तभी मिलते हैं पूरे। अब मैं निकालूंगी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जिसको आप यहाँ पर जीडीपी एमपी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही हमें कॉमन बोला गया, कोई अलग अलग पर्टिकुलरली प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी का तो पूछा नहीं है जो मैं इकट्ठा करके फिर जीडीपी निकालूंगी। तो मेरे लिए यहाँ पर डायरेक्टली जीडीपी हम ये मान के चल रहे हैं ये सारा मिला के प्रोडक्शन सारे सेक्टर्स का। तो हमारा क्या फार्मूला था, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकाला, 22। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है यहाँ पर जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। मैंने इसमें से ये 5 माइनस किया तो मेरे पास 17 लाख जो है जीडीपी आ गया। ठीक है, 17 लाख जब जीडीपी आ गया तो अब आपको पता है जीडीपी के बाद मुझे एनवीएएफसी निकालना है, और एनवीएएफसी को हम एनडीपीएफसी भी बोलते हैं बच्चों। अब आपको पता है एनडीपीएफसी पे जाना आसान है, जीडीपी एमपी मेरे पास है। जी से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी। ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कुछ नहीं करना मुझे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे एनआईटी चाहिए। क्लियर ये बात। एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में है, सब्सिडी नहीं है तो हम 0 एज्यूम कर लेंगे।
डेप्रिसिएशन का क्या करें, हमें क्वेश्चन में देखो आपको मैंने लिख के दिया कि 10 लाख की एक मशीन है, उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर है। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल गुड डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन ईयर्स। तो हमारा क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन। मैं एक वर्किंग नोट पे निकाल के दिखा देती हूँ आपको। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में ये भी 10 लाख गिवन था और ये 10 ईयर्स गिवन था, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1 लाख। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। जीडीपी कितना निकाला हमने, 17। डेप्रिसिएशन कितना निकाला, 1। एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 है, सब्सिडी 0 है, तो हमें कुछ नहीं कर सकते हम ऐसे लिख देंगे, 0 एज्यूम कर लेंगे। तो 17 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 लाख। तो इस तरीके से आपने स्टेप वाइज करना है। कोई बच्चा भी कभी भी बच्चों आप डायरेक्ट ना निकालें क्वेश्चन को। डायरेक्ट निकालने पर बोर्ड में टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं, स्टेप मार्किंग भी नहीं वो दे पाते हैं। तो बेटर होता है अगर आपने यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी तो एटलीस्ट आपके 2 स्टेप ऊपर के ठीक है, तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर आप कॉमन एक फार्मूला बना के करेंगे तो उसमें नंबर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा सा अलग टाइप का। इसमें कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमी के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें क्या करना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 फॉर्म्स हैं। वी आर एज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 फॉर्म्स, ए एंड बी। मैंने ये मान लिया 2 ही फॉर्म्स हैं, एक ए है और एक बी है। वैल्यू एडेड बाय मुझे पहले ए और बी दोनों निकालना है। मुझे क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी, और दूसरा मुझे क्वेश्चन में निकालना है जीडीपीएफसी। अब मुझे गिवन क्या है, आप इस पे ज़रा ध्यान दें, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये और इसको आपने ध्यान से करना है। मुझे गिवन है सेल बाय ए, सेल बाय फर्म ए, रुपीज़ और लाख में गिवन है आपको फिगर। ये गिवन है मुझे 100 लाख। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी से खरीदा बाय ए ने कितने का खरीदा, 40। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी, अब उल्टा हो गया, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी। अब ए से बी खरीद रहा है कितने का, 60 का। सेल बाय फर्म बी मुझे गिवन है क्वेश्चन में 200 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए मुझे गिवन है 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 35 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 25, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 45। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी पेड बाय बोथ द फर्म्स, ये मुझे कॉमन गिवन है दोनों का 30। मैंने लिख दिया यहाँ पर बोथ फर्म। अब इस क्वेश्चन को अगर हम टेबल बना के करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हम टेबल बनाते हैं आगे। टेबल कैसे बनाना है, सबसे पहला कॉलम जो है हम बेटर होगा हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। पहला कॉलम मैं डिस्क्रिप्शन का बना रही हूँ, डिस्क्रिप्शन के बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, रुपीज़ लाख में गिवन है। तीसरा कॉलम हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन का बनाएंगे और चौथा कॉलम हम ग्रॉस वैल्यू एडेड का बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले प्रोड्यूसर ए की बात करते हैं। प्रोड्यूसर ए का सबसे पहले सेल लेते हैं। ठीक है, सेल कितना किया था उसने, मैंने अभी क्वेश्चन में बोला था 100। ठीक है, उनका परचेज लिखते हैं, परचेज फ्रॉम बी, उसने बी से परचेज किया था, वो उसका इंटरमीडिएट हो गया। परचेज किया था उसने 40 में। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं चेंज इन स्टॉक,
चेंज इन स्टॉक आपको पता है कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो है वो गिवन है 20 माइनस 25 यानी कि -5। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाता है मेरा 95। अब आपको पता है 95 में से 40 को माइनस करूंगी, आउटपुट में से आईसी को माइनस करूंगी तो इसका वैल्यू एडेड आ जाएगा 55। क्लियर है ये। अब हम चलते हैं प्रोड्यूसर बी पे। बहुत सिंपल सम है, इसकी भी पहले सेल लिखते हैं। सेल है इसकी 200। इसका परचेज फ्रॉम ए था, इसने ए से खरीदा था, वो मैं लिख देती हूँ 60 का। चेंज इन स्टॉक निकालते हैं इसका, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 35 माइनस 45, इसका भी आ गया -10। मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इसका जो इनकी जो सेल है प्रोड्यूसर बी की वो आ जाती है 190। 190 माइनस 60 करती हूँ तो इनका वैल्यू एडिशन आ जाता है, आपको पता है समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, समेशन ऑफ GVA-MP जो होता है वो इक्वल टू GDP-MP के होता है। क्योंकि यहाँ 2 फॉर्म में तो समेशन कर रही हूँ, पिछले क्वेश्चन में 1 था तो मैंने इस पर समेशन नहीं किया था, उसी को GDP माना था। तो मेरा टोटल इनको करने पर आंसर आ जाता है 185। GDP-MP आ गया। अगर आपसे पूछें वैल्यू एडिशन बाय ए निकालो अलग से तो आप लिख देना वैल्यू एडिशन बाय ए जो है वो 55 है, वैल्यू एडिशन बाय बी जो है वो 130 है और जीडीपी जो है 185 है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर GDP-FC निकालना है, GDP-FC। मेरे पास GDP-MP तो आ ही चुका है और माइनस आपको पता है सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे सिर्फ क्या माइनस करना है, NIT। बाकी कंसेप्ट तो सेम है। ये निकाला मैंने अभी 185। क्वेश्चन के अंदर मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडी कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम सीधा का सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं 30। तो मेरा आंसर आ जाता है ₹155 लाख। ये लाख लिखना और यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है वरना बोर्ड में हाफ मार्क्स कटता है इसका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये टेबल की फॉर्म वाला। आपको ये विदाउट टेबल सिखाती हूँ आपको, जो बिना टेबल के होगा। ठीक है, अब उसमें क्या करना है देखेंगे आप। मैं यहाँ बुक से पढ़ती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में भी आ जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000 और 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। NVA-MP निकालना है यानी NDP-MP निकालना है मुझे। सेल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, GST इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, IC गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और रेंट गिवन है। मैंने आपको ये बात वीडियो में भी बताई थी कि जब मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हो तो उसके अंदर आने वाली चीज़ें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, उनको हम अलग से कंसिडर नहीं करते हैं। तो इट मीन्स हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, रेंट का कुछ भी नहीं करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट IC गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर वही स्टेप वाइज चलना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। मैंने आपको बोला स्टेप वाइज चलेंगे, कोई बच्चा भी डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं करेगा। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, जिसको मैं GVO-MP भी बोलती हूँ। वो यहाँ कैसे निकलेगा, सेल गिवन है प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल मुझे क्वेश्चन में गिवन है 90, चेंज इन स्टॉक में मुझे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है तो 25 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू ₹100। फिगर हमें करोड़ में गिवन है। मेरा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये निकाला मैंने 100 करोड़। इसमें से मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ₹60 करोड़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। मुझे क्वेश्चन में NVA-MP निकालना है, मेरे पास GVA-MP आ चुका है। ठीक है, अब हमारे को सिर्फ एक ही कंसेप्ट क्लियर करना है, आप देख सकते हैं बाकी सब सेम है, सिर्फ ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं क्या माइनस करूंगी, डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन में मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है 60 माइनस 20।
तो ₹40 करोड़ मेरा NVAMP आ गया। ये भी सिंपल था क्वेश्चन। कुछ और करते हैं अलग, एक आध क्वेश्चन जिसमें आपको और कुछ अलग डिफरेंट निकालना हो। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कैलकुलेट IC। थोड़ा सा अलग है, आप अपने स्टेप वाइज चलिएगा, अपने स्टेप से अलग होके मत चलना, तभी आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मुझे गिवन क्या है मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 रुपीज लाख में गिवन है फिगर। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 80। मुझे सेल्स टैक्स गिवन है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 15। सब्सिडीज गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 5। डेप्रीसिएशन गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 20। ये मुझे गिवन है। सबसे पहले आपको ना फार्मूला ही लिखना है। आपको पता है कि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैसे तो देखो आपको पता है कि अगर मुझे GDP/MP निकालना है तो मेरा फार्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फार्मूला होता है ना हमारा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास GDP/MP नहीं है, NDP/FC है। तो मैं बेटर होगा पहले क्वेश्चन के अंदर GDP/MP निकाल लूं ताकि मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। इसके लिए मुझे क्वेश्चन में NVAFC दिया है, जिसको मैं NDPFC भी बोल सकती हूँ। अब N को ग्रॉस बनाने के लिए, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए पहले मैं डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेती हूँ। फिर मैं, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कुछ नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा NIT। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये मुझे गिवन है 80, प्लस मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है 20, प्लस NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मुझे ये गिवन है 15 - 5। ठीक है, तो यानी कि अब मैं इसको सॉल्व करूं तो 80 + 20 + 10, तो इट मीन्स 110 करोड़ जो है, लाख में, सॉरी मुझे फिगर गिवन है, लाख जो है मेरा GDP/MP आ गया। अब मेरे लिए क्वेश्चन करना आसान है। GDP/MP की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 110। GVO/MP मुझे 200 गिवन है, माइनस क्या करेंगे IC को इधर ले जाते हैं इक्वल टू के, और GDP को यहाँ ले आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, IC इज इक्वल टू, क्या करेंगे 200 - 110, यानी कि 90 लाख। आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है बच्चों, आप पहले सिर्फ उसी कंसेप्ट को लिखो जो आपको चाहिए, जो आपके पास फार्मूला है। फिर उसमें से आपको क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट GDP नहीं था मेरे पास, NDPFC था, मैंने उसको GDP/MP बना लिया ताकि मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, एक और करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन कुछ। अब इस क्वेश्चन में हमें सेल निकालनी है। ठीक है, सेल निकालनी है और मुझे गिवन क्या क्या है। देखो गिवन है मेरे को नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, फिगर गिवन है लाख में, और मुझे गिवन है 300। मुझे IC गिवन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200। मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी GST क्वेश्चन में दे रखा है 20। मुझे डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है 30, और मुझे चेंज इन स्टॉक गिवन है -50। अब फिर वही बात आती है बच्चों कि आप अपना फार्मूला पहले सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है हमारा, GDP/MP इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना सेल निकालनी है, मैं इसको भी एक्सपेंड करती हूँ। GDP/MP इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। अब हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। अब मेरे पास GDP/MP नहीं है, मेरे पास NDPFC है क्वेश्चन के अंदर। तो यानी कि मेरे को GDP/MP है क्वेश्चन में निकालना है, और मेरे पास गिवन है NVAFC।
तो NVAFC यानी कि NDPFC को पहले मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ GDP में, प्लस डेप्रिसिएशन करके और प्लस NIT करके। मैं बाद में इस पे आऊंगी। अब मेरे पास क्वेश्चन में NVAMP मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है वो मुझे गिवन है 300, डेप्रिसिएशन गिवन है मुझे 30, और मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी नहीं है तो मैं 0 मान लूंगी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 गिवन है, सब्सिडी को मैंने 0 मान लिया, है ही नहीं क्वेश्चन में। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं तो मेरे पास आ जाता है 350 रुपीज, 350 लाख। क्या आ गया? GDP। अब GDP आ गया। अब इसी फार्मूले पे चलते हैं। GDP इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये निकाला हमने 350, सेल की जगह पर सेल लिखे रहने देते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक मुझे -50 गिवन है और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं ये ब्रैकेट खोलती हूँ। 350 बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, एक भी स्टेप बीच में मिस नहीं करना आपने। -50 -250, ठीक है, 200 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 350 इक्वल टू सेल माइनस 250, माइनस का 250 इक्वल टू के यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा? 350 माइनस 250 इक्वल टू सेल, यानी कि 100 रुपीज, 100 लाख जो है इक्वल टू सेल आ गई। मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। मैं बिल्कुल स्टेप से अलग नहीं जा रही हूँ क्वेश्चन में, चाहे मुझे जो भी बोला हो निकालने के लिए। बस आप भी ये स्टेप्स फॉलो करो और इसी स्टेप्स के बेसिस पर क्वेश्चन को करो, आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो इस बेसिस पर आप न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे, और न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद करें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।